हेलो एवरीवन। आज 8 दिसंबर है और आज का जो हम करंट अफेयर कवर कवर करने वाले हैं उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे वो है गल्फ कोऑपरेशन। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक्चुअली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कुछ ऐसी कंट्रीज का समूह है, ऐसी कंट्रीज का क्या है, एक टीम है जिसमें अराउंड 6 कंट्रीज हैं: बहरीन, ओमान, सऊदी, कुवैत, कतर और यूएई। अब ये लोग करते क्या है, ये मेनली मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, पर कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो मिडिल ईस्ट के बाहर की हैं। जैसे ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है। ये क्या करते हैं, अपना जो अपनी जो इनकी जो पर्सनल चॉइसेस हैं, जो इन कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं इस काउंसिल से। ये सारे मेनली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और कलेक्टिव सिक्योरिटी और कोऑपरेशन दोनों को प्रमोट करने के लिए काउंसिल बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है इसका हेडक्वार्टर। और अभी जो 46 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की समिट हुई थी वो मनामा बहरीन में हुई थी, जहाँ पे साखे डिक्लेरेशन लाया गया था। अब साखे डिक्लेरेशन के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज नहीं है। हाँ, बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि साखे डिक्लेरेशन अगर आए तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से रिलेटेड होगा और 46th मीटिंग से रिलेटेड होगा, जो कि मनामा बहरीन में हुई थी। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। तो ये थी कुछ चीजें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लिए। और अगली जो टॉपिक है उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, 2 पेज पीडीएफ एवरीडे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। इस पे हम मंथली पीडीएफ भी डालते हैं, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की पीडीएफ पहले से ही पढ़ चुकी है। जो हमने पिछले साल ऐसा किया था, पेड वाली डाली थी, उसमें अराउंड 13+ क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में आए थे। तो अगर आपको इस टाइप की पीडीएफ चाहिए, मंथली ये चाहिए या डेली चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो जो अगला टॉपिक है वो एनसीपीओआर है। एनसीपीओआर का क्या मतलब है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। अब ये 1998 में स्टैब्लिश हुआ था। ये क्या है? ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है, पोलर और ओशियन को स्टडी करना। पोलर एरियाज जो होते हैं जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक और ओशियंस को स्टडी करना इसका मेन फंक्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वास्को डगामा, गोवा। वास्को डगामा एक्चुअली एक जगह का नाम है गोवा में। वहीं पे एनसीपीओआर का हेडक्वार्टर है। अब फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि ये रिसर्च और मैनेजमेंट करता है। जो भी इंडिया के रिसर्च स्टेशंस हैं, जैसे आर्कटिक में, अंटार्कटिक में जो हमारे रिसर्च स्टेशंस हैं, उनको ये क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे आर्कटिक में क्या स्टेशन है हमारा? एक हिमाद्री है और एक इंड आर्क है। हिमाद्री क्या है? वो लैंड स्टेशन है। और इंड आर्क क्या है? अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। तो इन दोनों को कौन मेजर करेगा, मैनेज करेगा? एनसीपीओआर मैनेज करेगा। फिर अंटार्कटिक में हमारे 2 स्टेशन हैं, एक मैत्री और एक भारती। इन दोनों को भी एनसीपीओआर मैनेज करेगा। फिर अपने हिमालयंस में जो हमारा हिमालय है, वहां पे हमारा एक स्टेशन है, हिमांश नाम है उसका, उसको भी कौन मैनेज करता है? एनसीपीओआर। फिर रिसर्च वेसल्स ऑपरेशंस अगर कोई किए जाते हैं, जैसे सागर कन्या नाम का एक रिसर्च वेसल ऑपरेशन है जो नॉर्मली ओशन को ऑब्जर्व करता है, उसको भी यही मैनेज करता है। फिर जियो साइंटिफिक स्टडीज को भी ये लीज करता है, जो कि इंडिया में और इंडिया के ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में होती हैं, उन्हें भी यही मैनेज करता है। डीप सी एक्सप्लोरेशंस को भी यही मैनेज करता है, जैसे समुद्रयान टाइप की चीजें आपने सुनी होंगी। समुद्रयान एक्चुअली डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है, पर उस टाइप का भी अगर कुछ मिशन है तो उसको कौन मैनेज करेगा? एनसीपीओआर। तो ये थी कुछ चीजें एनसीपीओआर से रिलेटेड। अब जो अगला टॉपिक है वो साइबर स्लेवरी है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो साइबर स्लेवरी से क्या समझ में आ रहा है कि किसी को स्लेव बना के साइबर थ्रेट वाले काम करवाए जाते हैं, उससे ऐसे काम करवाए जाते हैं जिसमें साइबर फ्रॉड हो। ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड हो या फिशिंग हो, इस टाइप के काम करवाए जाते हैं। तो ये एक्चुअली इंडिया में देखा गया था, कहाँ पे? म्यांमार में। ठीक है, इंडियंस को पकड़ के म्यांमार में ले जाते थे, वहां उनसे बोलते थे कि आइए आपको यहाँ पे हम नौकरियां देंगे, अच्छी सैलरी होगी आपकी। तो इंडियंस जाते थे म्यांमार में, फिर वहां पे उन्हें पकड़ लेते थे, फिर उनका वीजा ले लेते थे, सब कुछ उनका हड़प लेते थे, ताकि वो देश छोड़ के जाना पाए। और फिर उनको वहां पे बांध करके उनसे मजबूरी में साइबर फ्रॉड करवाते थे। तो इस चीज को कहते हैं साइबर स्लेवरी। ये एक छोटा सा टर्म था जिसको मैंने बता दिया। फिर अगली चीज है रेलॉस एग्रीमेंट। अभी जैसे आपको पता होगा कि 4 दिसंबर के अराउंड प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया में आए थे, उनका बायलेटरल स्टेट विजिट था। उस दौरान रशिया की जो सेनेट है, एक्चुअली उसको डुमास कहते हैं,
उसने इस रेलॉस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है। तो रेलॉस जैसा क्या है, रेलॉस एक यूएसए के साथ हमने लेमोआ साइन किया था, उसके जैसा ही एग्रीमेंट है। तो अब ये है क्या, इस ये एक बायलैटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट है। अब इसमें क्या होता है कि इंडिया की मिलिट्री है, फिर रशिया की मिलिट्री है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, मिलिट्री फैसिलिटी, जैसे मिलिट्री बेस होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एयर स्ट्रिप्स होती हैं, तो इन सबको हम लोग यूज कर पाएंगे। रशिया का है तो इंडिया की आर्मी यूज कर पाएगी, इंडिया का है तो रशिया यूज कर पाएगा उसे। किस लिए यूज कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर्स के लिए, हमारी शिप कोई खराब हो गई या एयरप्लेन कोई खराब हो गया या एयर जेट कोई खराब हो गया, उसकी रिफ्यूलिंग के लिए, उसके रिपेयर के लिए, ठीक है, सप्लाईज मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए हम इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आएंगे, म्यूचुअल मिलिट्री बेस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, रशिया का बेस है तो इंडिया यूज कर सकता है, और इंडिया का है तो रशिया यूज कर सकता है। अभी इंडिया का एक बेस न्यूज में था, ठीक है, नेओमा एयरबेस, ठीक है, ये एक आईनी एयरबेस था न्यूज में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि नेओमा एयरबेस कहाँ पे है। फिर अगर पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हमारे पोर्ट है तो वो यूज कर सकते हैं, उनके हैं तो हम यूज कर सकते हैं। एयरफील्ड का एक्सेस भी मिल जाता है हम एक दूसरे की, ऑपरेशनल सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे किसी का एयरक्राफ्ट खराब हो गया या रिफ्यूलिंग की जरूरत है या उसे मेंटेनेंस की जरूरत है, फिर HADR कॉपरेट, कैसे श्रीलंका में मान लीजिए अभी नेचुरल डिजास्टर आया, तो उसमें इंडिया और रशिया की आर्मी एक साथ मिलकर के श्रीलंका को हेल्प पहुंचा सकती है। तो ये था कुछ चीजें रेलोस एग्रीमेंट से रिलेटेड। फिर अब जो अगला टॉपिक है वो एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और वो है इन्विटिस नाम है। इन्विटिस एक्चुअली क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ, फिर इस चीज को आप अपने से देख लीजिएगा। तो इन्विटिस क्या है, एक बेसिकली एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जैसे कि म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। मतलब आपका पैसा है और किसी छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा प्लस बड़े इंस्टीट्यूशन का पैसा, ये सब मिलकर बनता है एक बड़ा सा पैसे का पूल। फिर अब ये पूल इन्वेस्ट होता है हाईवेज में, टोल्स में, पावर ट्रांसमिशन लाइंस में, पाइपलाइंस में, मतलब लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में ये सारी चीजें इन्वेस्ट हो जाएंगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें चार प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। पहला प्लेयर कौन है, पहला प्लेयर है स्पॉन्सर, ठीक है। फिर दूसरा प्लेयर कौन है, ट्रस्टी, ठीक है। तीसरा प्लेयर कौन है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर। चौथा प्लेयर कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। अब स्पॉन्सर क्या करता है, स्पॉन्सर क्या करता है, जिसके पास ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट होते हैं उसे कहते हैं स्पॉन्सर। ट्रस्टी क्या है, ट्रस्टी इंश्योर करता है कि सारे रूल्स फॉलो होते रहें, इसके नाम से लग रहा है ना ट्रस्टी, तो ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं इस चीज को इंश्योर करेगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है ये डिसाइड करता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर ग्राउंड पे काम संभालता है। तो ये चार इसके क्या थे, प्लेयर्स थे, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर। ये स्ट्रक्चर सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इस चीज को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। इस चीज को याद रखना है। अब इन्विटिस से जो इनकम आती है, जैसे टोल रोड से, ठीक है, पावर लाइन से, ट्रांसमिशन चार्जेस, और उसका हिस्सा डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही रीजन है कि इन्विटिस जो होती है वो रेगुलर इनकम देने वाला इंस्ट्रूमेंट का काम करती है, इन्विटिस से हमें रेगुलर इनकम मिलती रहती है। फिर अब गवर्नमेंट इन्विटिस बनाती ही क्यों, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है बनाने की, तो रीजन ये है कि गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा पैसा हमेशा होता नहीं है कि सारे हाईवेज, पावर प्रोजेक्ट और पोर्ट्स को सिर्फ अपने ही पैसे से वो गवर्नमेंट बना दे, हर समय इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती पैसे की। तो गवर्नमेंट अपना ऑपरेशनल प्रोजेक्ट को इन्वेटिस में ट्रांसफर कर देती है, और फिर मार्केट से पैसा रेज करती है, इससे गवर्नमेंट को अपफ्रंट फंड्स मिल जाते हैं, और वो पैसा नए प्रोजेक्ट में यूज भी हो जाता है। जैसे कि NHAI का राजमार्ग इन्विट है, राजमार्ग, राजमार्ग, ठीक है, इन्विट है। ये क्या करता है, ये जैसे सेबी, ये सेबी का एक्चुअली प्रिंसिपल, सेबी से प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है इसे, ये हाईवेज को मोनेटाइज करने का एक तरीका है, इससे हाईवेज क्या होते हैं, मोनेटाइज हो जाते हैं। राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे को मोनेटाइज करता है। तो ये थी चीजें किससे रिलेटेड, इन्विटिस से रिलेटेड। अब जो चीज है वो हमारा है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको सिर्फ बस इतना ध्यान रखना है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है
रियल टाइम इस पे काम होते हैं सारे, वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग सारी चीज़ें रियल टाइम होती हैं। ये एक डिजिटल इन्वेंट्री क्रिएट करता है, जियो टैगिंग भी करता है किसकी, वक्फ प्रॉपर्टीज की। ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्यूसल भी होता है, ट्रांसपेरेंट लीजिंग एंड यूजर्स ट्रैकिंग भी है, ठीक है। जीआईएस मैपिंग एंड अदर ई गवर्नेंस टूल भी इस पे आपको मिल जाएंगे। तो ये चीजें थी। इससे उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। बस इतना याद रखना कि जो उम्मीद पोर्टल है वो किससे रिलेटेड है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और यहाँ पे डिजिटल काम होगा, सारी चीजें रियल टाइम में अपलोड होंगी, वेरीफाई होंगी और मॉनिटर होंगी। बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है। बाकी जो भी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड आएगा, अगर आएगा तो वो जर्नलिस्ट स्टेटमेंट होगा और उसे आप इजीली सही कर सकते हैं। तो ये थी चीजें कुछ आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।